हेलो एवरीवन, मैं यामिनी और आप देख रहे हैं स्टडी विथ यामिनी। हमारा सीरीज चल रहा है एनसीईआरटी 2026 का, जिसमें हमने स्टार्ट किया है क्लास 6 सोशल साइंस का। और इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। तो अगर इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो कर लीजिए और लाइक, कमेंट और शेयर करते चलिएगा। तो चलिए बिना किसी डिले के क्लास को स्टार्ट करते हैं। राइटर जो है बी लाल, जो कि एक इतिहास के जाने माने इतिहासकार है, उनका वाक्यांश लेते हुए कहते हैं कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता जो हड़प्पा सिंधु अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानी जाती है, वास्तव में कई मायने में एक अनूठी सभ्यता है। भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है उसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता या उसी को IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, जो कि वास्तव में एक अनूठी सभ्यता है जो कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। इसने दिखाया है कि कैसे एक सम्यक रूप से संतुलित समुदाय रहता है, जहां धनवान और निर्धन के बीच में बहुत अधिक अंतर नहीं होता है। संक्षेप में, हड़प्पा के सामाजिक परिदृश्य में शोषण नहीं बल्कि आपसी सामंजस्य दिखाई देता है। कहने का मतलब ये है कि जो IVC है या जो ये सभ्यता है, जो हड़प्पा सभ्यता है, जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है, वो एक ऐसी सभ्यता है जहाँ पे जो रिच पर्सन है और जो निर्धन है, जो पुअर है, उनके बीच का जो गैप है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। हड़प्पा का जो सोशल परिदृश्य है, जो उनका आपसी सामंजस्य है, जो आपसी वो हेल्प करते हैं, वो वहाँ पे दिखाने की कोशिश किया गया है कि यहाँ पे जो है असमानताएं जो है वो न्यूनतम थी। तो इस पैराग्राफ से हमें याद रखने वाली बात क्या है कि भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो हड़प्पा सिंधु या सिंधु सरस्वती सभ्यता, जिसको IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, वो है भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता। और ये सभ्यता धनवान और निर्धन के बीच में क्या है, जो असमानता है वहाँ पे न्यूनतम है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता और इसमें जो असमानता है वो न्यूनतम थी। तो भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता सिंधु सरस्वती सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, इसको इतने नाम से क्यों जाते हैं? तो सबसे पहले अगर हम जाने तो हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला जाता है? 1921, 22 और 24 में पहली बार ऐसी सभ्यता का जो है प्रमाण मिला था। वो जगह थी हड़प्पा, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता या IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है? तो ये जो पूरी सभ्यता है वो सिंधु और उसके सहायक नदी के आसपास में मिली थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है। और सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों बोला जाता है? तो हमारे ऋग्वेद में, हमारे ग्रंथ में सिंधु नदी के साथ साथ सरस्वती नदी का वर्णन है, जो आजकल एक विलुप्त नदी घग्गर के रूप में मिलती है, इसलिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोला जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई है। पिछले क्लासेस के जैसे राइटर जो है क्वेश्चन के साथ में अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिसमें यहाँ पे इन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि सभ्यता क्या है। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय महाद्वीप की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी, और थर्ड क्वेश्चन है उसकी मुख्य उपलब्धियां क्या थी। तो इन सारे क्वेश्चंस का जो जवाब है हम इसी चैप्टर में आगे जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये धौलावीरा का एक दृश्य है, जहाँ पे जो धौलावीरा है वो चारों तरफ से पत्थरों से जो है वो घिरा हुआ था। ये उसका धौलावीरा किला क्षेत्र का उत्तरी प्रवेश द्वार है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे राइटर सभ्यता क्या है इसके बारे में हमें बताया है। तो बोल रहे हैं कि अध्याय 4 के अंत में हमने देखा कि कैसे मनुष्य का पहला समूह एक स्थान पर रहने लगा, कृषि करने लगा, कैसे उसने तकनीकों जैसे भवन निर्माण, धातु विज्ञान, यातायात साधन का विकास किया और सभ्यता की ओर उन्मुख हुआ। तो इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है लास्ट क्लासेस का, तो उसको आप जाकर के जरूर देखिएगा। उसमें सारे चीज मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। वहीं फिर से बताया गया है कि जो आदि मानव है, आदि मानव ही तो पहला मनुष्य था ना, वो क्या कह रहा, किसी स्थान पहले क्या करते थे, वो तो घुमंतु थे, खाद्य संग्राहक थे। आगे चल के उन्होंने एक जगह पे रहना चालू किया, एक जगह पे रहे तो कृषि करने लगे, उसमें से कृषि करने लगे तो कुछ तकनीकों उनको आ गया। अब कहीं पे रह रहे हैं तो वहाँ रहने के लिए भवन निर्माण जरूरी है, धातु विज्ञान उनको आ गया था और यातायात के साधन का विकास हो गया था। तो ऐसे वो जो है सभ्यता की ओर, सिविलाइजेशन की ओर जो है आगे बढ़े थे। तो बता रहे हैं कि आखिर सभ्यता है क्या।
सामान्यतः इस शब्द का प्रयोग मानव समाज के उन्नत चरण के लिए किया जाता है। उन्नत चरण के लिए किया जाता है, एडवांस्ड स्टेज के लिए किया जाता है। इसे और स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ इस बात पर विचार करेंगे कि एक सभ्यता में कम से कम निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। तो अगर हम सिविलाइजेशन, सभ्यता का एक डेफिनेशन दें तो हम बोल सकते हैं कि सभ्यता मानव समाज के उस उन्नत चरण, एडवांस स्टेज को कहते हैं जहाँ जीवन केवल जीवित रहने तक सीमित न रह करके संगठित, ऑर्गेनाइज्ड, नियोजित, प्लान्ड और सांस्कृतिक, कल्चरल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मधुमक्खी की बात करें तो मधुमक्खी भी क्या करती है, अपना एक समाज में रहती है, उसका एक अलग सोशल रहता है, लेकिन क्या वो डेवलप कर पाती है? क्या वो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रहती है? क्या उनका कोई प्लान रहता है? क्या वो कल्चरल एक्टिविटी में भाग लेते हैं? नहीं, वो सिर्फ एक साथ रहते हैं, तो उसको हम सभ्यता या सिविलाइजेशन नहीं बोलते। लेकिन मानवों में जो मानव समूह है उसमें ये सारी चीजें पाई जाती है, वो आगे डेवलप्ड होते हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उसका नियोजित प्लान्ड होता है और वो मानव जीवन कल्चरल भी होता है, तब इसको हम क्या कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। और इसी सभ्यता में अगर हम आगे बढ़ें तो उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो उसमें विशेषताएं होनी चाहिए एक शासन और प्रशासन का कोई रूप। अगर कोई सभ्यता है, अगर कोई मानव समाज है, तो उसमें जो है शासन और प्रशासन का होना बहुत जरूरी होता है। बिना शासन प्रशासन के क्या होता है, कोई भी चीजें हम वेल ऑर्गेनाइज ढंग से नहीं कर पाते, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। दूसरा जो उनका विशेषता है वो है नगरीकरण। अब हम कहीं पे रह रहे हैं तो उसका नगर योजना, नगरों का विकास और उसका मैनेजमेंट, जिसमें वाटर मैनेजमेंट और जल निकास की जो व्यवस्था है वो सभ्यता में होनी चाहिए। ये इसकी सेकंड विशेषता है। थर्ड विशेषता यहाँ पे बोला गया है विभिन्न प्रकार के शिल्प, कच्चे माल जैसे कि पत्थर और धातु, इनका जो है मैनेजमेंट, और तैयार माल जैसे आभूषण और उपकरण है, उसका उत्पादन कैसे होना चाहिए, इन सब के बारे में हमें, इसका मैनेजमेंट हमें अच्छी तरीके से आना चाहिए। फिर अगर हम बात करें उनकी विशेषता में तो है नेक्स्ट व्यापार। सभी प्रकार के वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए आंतरिक, मतलब एक नगर अथवा एक क्षेत्र के अंदर, इंटरनल जो है, और बाहरी, दूरस्थ अथवा विश्व के अन्य भागों में के साथ में व्यापार। व्यापार एक सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण होता है कि हम एक जगह से दूसरे जगह में व्यापार किस प्रकार से कर पाते हैं। फिर अगर हम देखें तो लेखन का कोई रूप होना चाहिए, लेखन का कोई रूप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभिलेखों को रखने और संवाद के लिए ये आवश्यक होता है ना। किसी भी चीज का हम लेखा जोखा रखते हैं तो उस वहां पे जो है लिखने की हमें कला तो आनी ही चाहिए, मैनेजमेंट तो हमें देखना है। तो नेक्स्ट जो उनकी विशेषता है वो है जीवन और विश्व के बारे में सांस्कृतिक विचार, कि आपका जो कला है, साहित्य, स्थापत्य, श्रुति परंपराओं और सामाजिक रीति रिवाजों के माध्यम से जीवन और विश्व की अभिव्यक्ति। अब किसी, जैसे मधुमक्खी वाला ही एग्जाम्पल ले लीजिए, वो जो जीवन यापन कर रहे हैं वो सभ्यता के अंतर्गत नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उनमें इन सारी चीजों का जो है कोई बात ही नहीं होता है। क्या वो किसी कला के रूप में जानते हैं, क्या स्थापत्य करते हैं, साहित्य में उनकी कोई रुचि है? नहीं। लेकिन अगर हम मानव जीवन में हैं तो मानव जीवन में की जो सभ्यता है उसमें सांस्कृतिक विचार का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है। फिर इनकी सभ्यता का जो एक और विशेषता है वो है कृषि उत्पादकता, जो गांव ही नहीं बल्कि नगरों को भी भोजन उपलब्ध करा सके। अब किसी भी मनुष्य का जीवन यापन करने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान का होना जरूरी होता है। तो जो रोटी है वो कहाँ से मिलेगा? तो जो कृषि है, कृषि की उत्पादकता बहुत अच्छे से सुनियोजित ढंग से होना चाहिए, तभी जाकर के वो गांव को ही नहीं बल्कि नगरों को भी क्या करेगी, भोजन प्रदान करेगी। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं वो एक सभ्यता के अंतर्गत होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सभ्यता क्या है? सभ्यता मानव समाज के उस एडवांस स्टेज को कहते हैं जहां जीवन केवल जीवित रहने तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि संगठित, नियोजित और सांस्कृतिक हो जाता है। और उसमें जो विशेषता है वो क्या होती है? तो उसमें जो विशेषता है वो है शासन और प्रशासन का उसमें कोई रूप होना चाहिए, नगरीकरण की विशेषता होनी चाहिए, विभिन्न प्रकार के शिल्प वहां पे होने चाहिए, व्यापार होना चाहिए, लेखन का कोई रूप होना आवश्यक है, जीवन
और विश्व के बारे में सांस्कृतिक विचार का होना और कृषि उत्पादकता, ये सारी विशेषताओं के साथ में सभ्यता अपने आप में परिपूर्ण हो जाती है। एक वेल डेफिनेशन अगर हम प्रॉपर तरीके से लिखें तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को बातें क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे राइटर क्या बोलना चाह रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज यहाँ पे हम देख लेते हैं कि धातु विज्ञान किसको बोला जाता है। धातु विज्ञान के अंतर्गत प्रकृति से धातु निष्कर्षण, उन्हें शुद्ध करने, आपस में मिलाने की तकनीकों और साथ साथ धातु और उसके गुणों का वैज्ञानिक अध्ययन शामिल है। तो धातु विज्ञान अगर हम एक लाइन में बोले तो अशुद्ध धातु को शुद्ध धातु में प्राप्त करने की सभी प्रक्रिया धातु विज्ञान कहलाती है। आगे राइटर बोल रहे हैं कि विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग समय पर सभ्यताओं का आरंभ हुआ। जिस क्षेत्र को मेसोपोटामिया, जो कि वर्तमान का ईरान और सीरिया वाला क्षेत्र है, उसके नाम से जाना जाता है, वहां लगभग 6000 वर्ष पहले सभ्यता का आरंभ हुआ। ये जो है विश्व की जो प्राचीन सभ्यता है उसमें से एक है मेसोपोटामिया की सभ्यता। यहीं सबसे पहले जो है सभ्यता का प्रारंभ हुआ था, विश्व में बात कर रही हूँ। और इसके कुछ शताब्दियों के बाद में प्राचीन मिस्र की सभ्यता का आरंभ हुआ। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। चित्र जो डायग्राम है वो 2600 से 1900 BCE तक सिंधु सभ्यता का जो टाइमलाइन है उसको दिखाया गया है। तो ये लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच, मतलब जब कैलेंडर नहीं बने थे उससे इतने साल पूर्व। तो अगर मैं कहीं पे BC वर्ड का यूज करूं तो उसमें आपको 2000 साल जोड़ के बोलना है। मतलब आज से लगभग 4600 से लेकर के 3900 ईसा पूर्व की बात यहाँ पे हो रही है। आज से लगभग 4600 से 3900 ईसा पूर्व की बात यहाँ पे हो रही है। तो सबसे पहले जो सभ्यता है, जो सबसे पहली सभ्यता जो रही है वो रही है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता 4000 BCE, मतलब कि आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसका आरंभ हो गया था। उसके बाद जो है मिस्र की सभ्यता का प्रारंभ हुआ था, जो आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व। और फिर उसके बाद में हमारा सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रारंभ हुआ था, जो आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व। इसके बाद में जो है फिर जो सभ्यता आती है वो जो है चीनी सभ्यता आ जाती है। चीनी सभ्यता के बाद में जो है उसके बाद में हमें रोमन सभ्यता, ऐसी कहानी जो है फिर बनते चली जाती है। तो विश्व की सबसे जो प्राचीन सभ्यता है वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। उसके बाद में आ जाता है मिस्र की सभ्यता, फिर सरस्वती सिंधु सभ्यता IVC या फिर हड़प्पा सभ्यता जिसको बोला जाता है, उसके बाद में चीनी सभ्यता और फिर उसके बाद में रोमन सभ्यता का आरंभ होता है। तो विश्व की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो आज के ईरान और सीरिया वाला जो क्षेत्र है वो, और हमारा जो ये विश्व की प्राचीन सभ्यता है। और अगर हम भारत की प्राचीन सभ्यता ले रहे हैं तो वो है सिंधु सरस्वती सभ्यता IVC या फिर हड़प्पा सभ्यता जिसको बोला जाता है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक बातें क्लियर हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राइटर आगे क्या बोल रहे हैं। राइटर आगे बोलते हैं गांव से नगर का जो निर्माण है वो गांव से नगर की ओर प्रगति कैसे हुई। पंजाब यानी कि आज के भारत और पाकिस्तान में जो विभाजित है वो वाला एरिया, सिंध जो अब पाकिस्तान में है, कि विशाल मैदानों को सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां है वो सिंचित करती थी। यानी कि जो पंजाब और जो सिंध का क्षेत्र है उसको सिंचित करने वाली जो नदी है वो कौन सी नदी है, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी। अब यहाँ पे सहायक नदी का मतलब आप जान लीजिए, सहायक नदी वो नदी होती है जो किसी बड़ी नदी में आकर के जो है वो मिलती है। जैसे कि अगर मैं इसको गंगा की नदी मानूं तो गंगा की नदी में आने वाली जितनी भी और नदियां हैं, गंगा की नदी में मिलने वाली जितनी भी नदियां हैं वो उसकी सहायक नदी है। जैसे यमुना गंगा की सहायक नदी है। तो सिंधु नदी में इन मैदानों को उपजाऊ और कृषि के अनुकूल बनाया। तो ये जो आसपास का एरिया है, जो पंजाब और सिंध वाला एरिया है, उसको उपजाऊ किसने बनाया है, सिंधु नदी ने। इन मैदानों के पूर्व दिशा में कुछ सहस्त्राब्दियों से पहले एक अन्य नदी सरस्वती हिमालय की तलहटी से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के कुछ क्षेत्रों से होकर के प्रवाहित होती थी। यानी कि अभी ये जो नदी है वो तो विलुप्त हो गई ना, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब इसको घग्गर या हाकर नदी के नाम से जाना जाता है। तो
3500 बीसी से इस पूरे क्षेत्र में गांव नगरों में परिवर्तित हो गए और लगभग 2600 बीसी में बढ़ते व्यापार और अन्य विनिमयों के कारण नगर महानगरों में परिवर्तित हो गए। क्या बोल रहे हैं? 3500 बीसी। 3500 बीसी मतलब आज से लगभग 5500 वर्ष पूर्व गांव विकसित हुए थे और 2600 बीसी में व्यापार जो है बढ़ने लग गया था, यानी कि 4600 वर्ष पूर्व जो है व्यापार में और विनिमय के कारण जो नगर है वो महानगर में परिवर्तित हो गया था। तो ये पैराग्राफ आपको याद होना चाहिए। तो गांव जो विकसित हुआ था वो कब हुआ था? 3500 बीसी बोलूं या फिर 5500 वर्ष पूर्व, तो उन दोनों का एक ही मतलब है। गांव जो है विकसित हुआ था और 4600 वर्ष पूर्व बोलूं या 2600 बीसी बोलूं, यहाँ पे महानगरों का जो है निर्माण हो गया था। आगे बोल रहे हैं कि इस सभ्यता को पुरातत्वविदों ने सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता जैसे नाम दिए। अब इनके बारे में मैंने पहले ही एक पैराग्राफ के बाद में जो है बता दिया था, तो आपको समझ तो आ ही गया होगा कि क्यों जो है इसके इतने सारे नाम पड़े हैं। तो इन सभी नामों का जो प्रयोग है वो हम करेंगे। इस सभ्यता के निवासियों को हड़प्पाई या हड़प्पावासी कहते थे। यह विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। यह विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। तो हमारी विश्व का जो सबसे पुराना सभ्यता है वो तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, और उसके बाद में अगर हम आते हैं तो मिस्र की सभ्यता, और फिर हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो आ जाता है। इस प्रक्रिया को भारत का पहला नगरीकरण भी कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता को भारत का पहला नगरीकरण भी कहा जाता है। ये लाइन आपको नोट डाउन करनी चाहिए कि भारत का जो पहला नगरीकरण है उसको हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूप में जाना जाता है। आगे राइटर बोल रहे हैं कि एक ध्यान रखने वाली बात है, वर्तमान में इस सभ्यता के निवासियों को हड़प्पाई या हड़प्पावासी क्यों कहते हैं? इसका सीधा सा उत्तर है कि लगभग एक शताब्दी पहले 1920-21 में हड़प्पा, आज के पाकिस्तान का पंजाब, इस सभ्यता के संबंधित पहला उत्खनित नगर था। वैसे तो इसकी खोज का जो श्रेय है वो दयाराम साहनी और R.D. बनर्जी, राखालदास बनर्जी जी को मानते हैं, जिन्होंने जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसकी खोज की थी। तो इसकी खोज जो हुई थी वो 1920-21 में हड़प्पा की खोज हुई थी। तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है कि हड़प्पा या हड़प्पाई सभ्यता का खोज किसने किया था, हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी और R.D. बनर्जी ने जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसकी खोज की थी 1920-21 के बीच में। तो आप लोगों को बातें क्लियर हो रही है ना? कमेंट में बताते जरूर चलिएगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है तो मैं अभी तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हाँ डेफिनेटली मैं आप लोगों के क्वेश्चन का जो आंसर देने की जरूर कोशिश करूंगी। कुछ डाउट है तो पूछते चलिएगा। आगे इस डायग्राम को देखते हैं। ये यहाँ पे दिया गया है भारत का जो एक उस टाइम एक पूरा उपमहाद्वीप इसको बोला जाता था, जिसमें आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान का जो एरिया है वो भी आ जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है हिंदू कुश जो पर्वत श्रृंखला है, हिमालय की पर्वत श्रृंखला और सुलेमान श्रेणी, इसको जो है सीमा रेखा बोला गया है। इसको क्या बोला गया है? प्राकृतिक सीमा रेखा बोला गया है। अब यहाँ पे जो सिंधु नदी का क्षेत्र है, ये जो है हमारा सिंधु नदी की जो 5 सहायक नदी है, ये सिंधु नदी है। इसकी जो 5 सहायक नदी है वो है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये है इसकी सहायक नदी। इसी के आसपास के क्षेत्र में जो है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता या फिर इसको सरस्वती सिंधु सभ्यता जो बोला जाता है वो इसी नदी के आसपास में थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें एक तालिका दी गई है। लेफ्ट साइड में जो है हमें हड़प्पाई जो नगर है, हड़प्पा के जो नगर है उसका दिया गया है नाम, और राइट साइड पे आधुनिक राज्य या प्रदेश है उसको दिया गया है। तो हमें ये भरना है कि जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड है उसमें कौन सा मैच खा रहा है, मतलब कौन सा कहाँ पे है। तो जो धौलावीरा है वो हमारा आ जाता है गुजरात में, जो हड़प्पा है ये पंजाब में है, कालीबंगा जो है वो हरियाणा में है, मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंध प्रदेश में आता है, और जो राखीगढ़ी है
जो राखीगढ़ी है वो राजस्थान में आता है। तो ये नीचे एक करेक्शन आप करेंगे, यहाँ पे जो राखीगढ़ी है उसको हरियाणा दिया गया है, तो राखीगढ़ी जो है हरियाणा ना करके राजस्थान करेंगे, और जो कालीबंगा है वो हरियाणा में आता है। कहाँ पे करेक्शन करने का है, तो ये यहाँ पे करेक्शन करने का है, जो राखीगढ़ी है वो हरियाणा दिया है, तो राखीगढ़ी को जो है राजस्थान में आपको लिखना है। करेक्शन करते चलिएगा, क्योंकि मैं बताती भी जा रही हूँ कि कहाँ कहाँ पे करेक्शन करना है हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के बारे में यहाँ पे क्या बोला गया है। मानचित्र जो हमने आगे देखा है, सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों को दर्शाया गया है। सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां, इस चित्र की वो बात कर रहे हैं। 5 सहायक नदियां हमने पढ़ा है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इसी की वो बात कर रहे हैं। 5 सहायक नदियां, इसको जो है दर्शाया गया है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे नगर इन नदियों के किनारे विकसित हुए। सरस्वती नदी, जिसे आज भारत में घग्गर और पाकिस्तान में हाकरा नदी बोला जाता है, इसे ही घग्गर हाकरा भी कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है। कि किनारे भी अनेक पूरा स्थल मिले हैं, जो पुराने जगह हैं वो मिले हैं। आज एक मौसमी नदी बन गई है, जो मात्र वर्षा ऋतु के दौरान बहती है। कौन सी नदी? सरस्वती नदी, जिसको भारत में घग्गर और पाकिस्तान में हाकरा नदी बोला जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि अब जो है वो विलुप्त हो गई है सरस्वती नदी, इसको भारत में घग्गर नदी और पाकिस्तान में हाकरा नदी बोला जाता है। सरस्वती नदी का वर्णन सबसे पहले प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, पॉइंट टू बी नोटेड टाइप की बात है। इसके बारे में हम अध्याय 7 में पढ़ेंगे। ऋग्वेद से सरस्वती को एक देवी और पर्वत से निकलकर समुद्र तक बहने वाली एक नदी दोनों रूप में पूजा गया है। बाद में ग्रंथों में इस नदी को सूखने और अंततः लुप्त हो जाने का वर्णन भी मिलता है। तो यहाँ पे जो सरस्वती नदी है, इसको जो है भारत में घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है और पाकिस्तान में हाकरा नदी के नाम से जाना जाता है, और दोनों को मिलाकर के इसे घग्गर हाकरा नदी भी बोला जाता है। सरस्वती नदी का वर्णन सबसे पहले प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है, ये आपको याद रखना है। और इसको देवी और पर्वत से निकलकर समुद्र तक बहने वाली नदी दोनों के रूप में जाना जाता है, जो अभी विलुप्त हो गई है। सो आई होप आप लोगों को बातें यहाँ तक समझ में आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इनकी नगर योजना देखते हैं। इनकी नगर योजना में हमें इतनी सारी बातें जो है वो पढ़ेंगे तो हमें लेंदी लगेगा। मैं इनका जो है मेन पॉइंट आप लोगों को बता देती हूँ कि इनका जो नगर योजना है, नगर योजना की इसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या थी। तो सबसे पहले इनकी जो विशेषताएं हैं ये है ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न वो पैटर्न होता है जिसमें सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती है। सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती है, जैसा कि हमारा आज का जो चंडीगढ़ है वो ग्रिड पैटर्न में बना हुआ है। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो है चौड़ी सड़कें और इनकी गलियां। इनकी जो सड़कें होती है वो बहुत ही ज़्यादा चौड़ी है। इनकी जो सड़कें हैं वो बहुत ही ज़्यादा चौड़ी है और इनमें जो है गलियां बनी हुई हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में बोलना, ये जो सड़क है ये बहुत ही ज़्यादा चौड़ी सड़क आपको दिखाई पड़ रही है, ये इसी की बात बोल रही है। और इनकी जो गलियां हैं वो है। अब इसमें जैसे हमने धौलावीरा का जो डायग्राम देखा है, धौलावीरा के डायग्राम में क्या है, किलेबंदी होती है। तो नगर योजना में जो नेक्स्ट विशेषता है वो है इनकी क्या है, किलेबंदी नगर चारों ओर मोटी दीवारें से घिरी होती थी। इसमें जो है 2 भाग होते हैं, एक ऊपरी नगर जिसमें शासन या अधिकारी लोग रहते होंगे, और दूसरा है निचला नगर जिसमें सामान्य जनता रहती होगी। फिर है इसकी नेक्स्ट विशेषता नगर योजना की कि ये ईंटों का समान आकार इसमें मिलता है। ईंटों का समान आकार मिलता है, इससे निर्माण में मानकीकरण दिखता है कि ये लोग जो है ईंटों को माप करके जो है इसका जो निर्माण करते थे वो ईंटों का नाप करके करते थे। इसकी जो अन्य विशेषता है वो क्या है, अमीर गरीब के घरों की जो गुणवत्ता है वो लगभग समान थी, जो कि सामाजिक संतुलन को दर्शाती है। हमें एक चित्र मिला है धौलावीरा का। धौलावीरा में जो है 2 भाग नहीं होते थे, धौलावीरा में 3 भाग होते थे। तो ये चीज आपको एडिशनल याद रखनी है कि धौलावीरा में 3 क्षेत्रों वाला नगर हमको देखने को मिला है, और जो बाकी जो नगर है, जो हड़प्पाई नगर है, उसमें 2 क्षेत्र हमें दिखाई मिलता है। जैसे जिसके
ऊपरी जो नगर है उसमें शासन अधिकारी रहते होंगे, हम ये एज्यूम करके चलते हैं, और जो निचला नगर है उसमें सामान्य जनता रहती होगी। तो नगर योजना में हमें इतनी ही बातें याद रखनी है। हाँ, कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जैसे कि किलेबंदी। तो किलेबंदी क्या होती है? किलेबंदी आमतौर पर सुरक्षात्मक उद्देश्य से किसी बस्ती या नगर के चारों ओर बनाई गई विशाल दीवार होती है। यहाँ पे एक वर्ड है अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग, यहाँ यह शब्द समाज के उच्च स्तर जैसे कि शासक, अधिकारी, प्रशासन और प्रायः पुरोहित या पुजारी को जो है संदर्भित करता है। जो अभिजात वर्ग है मतलब जो ऊपरी नगर है वहाँ अभिजात जो लोग रहते थे उसके बारे में बात कर रहे हैं। और ये डायग्राम आप देखिएगा, ये जो है जो ये वाला डायग्राम है वो कालीबंगा राजस्थान का एक जो निचला नगर है उसकी जो चौड़ी सड़क है उसको दिखाया गया है यहाँ पे। और जो ये वाला डायग्राम है जो हमारे राइट साइड पे हमें दिख रहा है, ये जो है धौलावीरा के मध्य नगर के आवासीय क्षेत्र के लंबवत गलियां और सड़कें, इसके बारे में बताया गया है। और एक चीज जो मैंने आपको बताया कि धौलावीरा है उसमें 3 अलग अलग क्षेत्र थे, न कि अन्य नगरों की तरह 2 क्षेत्र। तो आपको ये भी बात याद रखनी है। इस नगर में अधिकांश भवन की नींव पत्थरों से बनी हुई थी। अब इसका जो बेस था वो किससे बना हुआ है? पत्थरों से बना हुआ है। अब अगर हम देखें तो महान स्नानागार जो मोहनजोदाड़ो का हमें महान स्नानागार प्राप्त है, ये उसी का जो चित्र है वो यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो है मोहनजोदाड़ो का महान स्नानागार इस सभ्यता का प्रतीक है। यह स्पष्ट करता है कि स्वच्छता और जल प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण थे। ये जो स्नानागार है वो 12x7 मीटर का जल कुंड, वाटर टैंक यहाँ पे बना हुआ है। बिटुमीन से जल रोधक व्यवस्था की गई है कि कहीं पे जो है लीकेज ना आ जाए। आसपास जो है कमरे और कुएं भी बनाए गए हैं। पानी निकालने के लिए नाली का उपयोग किया गया है। उपयोग को लेकर ये मत मानी जाती है कि जैसे धार्मिक अनुष्ठान या शासकीय या अभिजात वर्ग का ये स्नान केंद्र रहता होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी के घरों में प्रायः कुएं मिलते थे, तो क्यों जो है अब सार्वजनिक स्नानागार बनाने की जरूरत पड़ गई होगी। तो इसलिए ये धार्मिक अनुष्ठान या शासकीय या अभिजात वर्ग जो उच्च वर्ग है उसके स्नान के लिए यहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, ऐसा अज्यूम किया जाता है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता नहीं है। अब हम देख लेते हैं इनका वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन कैसा था। तो हमें यहाँ से प्रत्येक घर में स्नानागार यानी कि बाथरूम मिली है। इसकी जो घर की नालियां हैं, मतलब जो नालियां हैं वो ढकी हुई हमें मिली है। मोहनजोदाड़ो से 700 से अधिक कुएं हमें मिले हैं। धौलावीरा में विशाल जलाशय लगभग 73 मीटर सबसे लंबा जलाशय हमें मिला है। धौलावीरा से उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली प्लस जलाशयों में नहर के माध्यम से जल प्रवाहित होता है। तो इस टाइप की जो ये मैनेजमेंट, जो वाटर मैनेजमेंट वो करते हैं, ये आप देखेंगे कि ये जो डायग्राम है वो लोथल गुजरात में जल निकासी के लिए ये बनाया गया। जल निकासी की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। जल निकासी के लिए इस तरह से ये नालियों का प्रयोग करते थे। और अगर हम आगे देखें तो ये जो है ये हमें धौलावीरा की चट्टान को काटकर बनाया गया 33 मीटर का लंबा जो विशाल जलाशय है। ये 33 मीटर का धौलावीरा से चट्टान को काट करके बनाया गया जो जलाशय है वो है। तो इस तरह से जो है ये वाटर का मैनेजमेंट करते थे। वाटर जो है, पानी जो है, इनके लिए बहुत ही ज़्यादा सुनियोजित ढंग से इन्होंने उसको जो है प्रबंधन किया हुआ था। ये जलाशय, यहाँ पे जलाशय का डेफिनेशन दिया गया है, आप इसको देखिए। विशाल प्राकृतिक या कृत्रिम स्थान जहाँ जल का भंडारण किया जाता है उसको जलाशय बोलते हैं। जलाशय जल का भंडारण करने की जगह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हड़प्पावासी क्या खाते थे। तो हड़प्पावासियों का भोजन क्या रहता था? दलहन बोलने का मतलब ये है कि दलहन फसलों की श्रेणी जिसमें सेम, मटर के दाने, दाल ये सम्मिलित होते हैं, इसको दलहन बोला जाता है। तो ये जौ, गेहूं, मोटे अनाज, बाजरा और कभी कभी धान जैसी खेती करते थे। अब खेती करते हैं तो ऑब्वियस की बात है ना, उसको खाएंगे। यूरेशिया में कपास उगाने में भी सर्वप्रथम थे, जिसका उपयोग ये कपड़ा बुनने में करते थे। उन्होंने हल सहित खेती के कई उपकरण भी बनाए, जिनमें से कुछ आधुनिक समय के किसानों द्वारा उपयोग किया जाता है। अब ये जो हल है ये आपको दिख रहा होगा, ये जो है मिट्टी से निर्मित हल का लघु प्रतिरूप है। हरियाणा जो कि हरियाणा में बनावली से प्राप्त हुआ है मिट्टी से निर्मित हल।
तो यहाँ पे एक और फैक्ट अगर आप ऐड करेंगे, ये आप नोट डाउन करके रखिएगा कि जो हरियाणा के बनावली है वहाँ पे मिट्टी से निर्मित हल हमें प्राप्त होता है। इसके साथ ही ये पशुपालन भी करते थे, मछली पालन भी करते थे और उनसे जो है खाद्य की वस्तुएं प्राप्त करते थे। गाय, भैंस, बकरी इनका जो मुख्य पशु होता था। मछली और समुद्री भोजन भी ये करते थे, दूध उत्पादन करते थे, दूध का भी सेवन ये करते थे। फिर अगर हम आगे चल के देखें तो इसका सक्रिय व्यापार में ये भारत की पहली वैश्विक पहचान है इनका सक्रिय व्यापार। ये निर्यात क्या करते थे, तो कार्नियल के मनके, आभूषण, शंख की चूड़ियां, कपास, ये सब ये निर्यात करते थे यानी कि यहाँ से भेजा करते थे। और आयात क्या करते थे, तो संभवतः ये तांबा आयात करते थे। कार्नियल आपको आगे देखने को मिलेगा। कार्नियल जो है विशेष प्रकार का पत्थर होता है जिसमें लाल रंग चढ़ाया जाता है। तो ये जो है ये कार्नियल के मनके हैं। तो इस तरह से जो कार्नियल के मनके आते हैं ये इसका क्या करते थे, निर्यात करते थे। अब यहाँ पे हम देखें ये कंघा है जो क्या है, हाथी का दांत है उससे बना है। हड़प्पा का हाथी दांत का कंघा जो ओमान के तट पर पाया गया। तो ये बताया गया है कि ये जो व्यापार है वो वैश्विक स्तर पे भी हमें प्राप्त होता है। वैश्विक स्तर पर जो व्यापार है उसका एक प्रमाण भी यहाँ भी मिलता है कि ये लोथल का जो विशाल बंदरगाह है ये यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ से जो है व्यापार हमें अलग देशों में, अलग जो जगह है, डिफरेंट जो वैश्विक व्यापार है वो यहाँ पे किया जाता था। अब इनके व्यापार मार्ग की बात करें तो ये व्यापार मार्ग में स्थल मार्ग, नदी मार्ग, समुद्री मार्ग, जैसे लोथल का जो बंदरगाह हमने देखा उसके प्रमाण मिलते हैं। ये भारत की प्रथम समुद्री व्यापार सभ्यता भी थी। अब अगर हम बात करें तो इनके मुहरे और लेखन प्रणाली, तो हमें जो है मुहरे हमें यहाँ दिखाई देती है। हड़प्पा सभ्यता की कुछ मुहरे हैं। ये है एक श्रृंगी पशु, ये है बैल और ये सिंग वाले बाघ का जो मुहर है वो दर्शाता है। ये स्टेराइट की मुहरे, पत्थर या मिट्टी के जो मुहरे हैं ये पाई जाती थे। इसमें पशु आकृतियां गुदी होती थी। लिपि अब तक के अपठित है और व्यापार और पहचान से जुड़ी व्यवस्था का यहाँ पे संकेत मिलता है। पुरातत्ववेत्ता हड़प्पाई द्वारा निर्मित और उपयोग की जाने वाली अनेक वस्तुओं को सामने लेकर आए, जिनमें उनके दैनिक उपयोग की वस्तुओं में हमें ये दिखाई पड़ता है एक कांस्य का दर्पण। ये जो डायग्राम है बोल रहे हैं कि ये कांस्य का एक पात्र है जिसमें दर्पण को जो है यहाँ पे लगाया जाता है। एक पकी मिट्टी जिसको टेराकोटा बोला जाता है वो पात्र है यहाँ पे जो है जो बाट है, भार को तोलने के लिए कुछ पत्थर का उपयोग ये करते थे। एक कांस्य छैनी, ये छैनी जो दोनों धौलावीरा से प्राप्त हुआ है, ये यहाँ पे उनकी दैनिक वस्तु की चीज है। अब यहाँ पे एक चीज ये दिखाई गई है कि 25 सेंटीमीटर की लंबाई वाले पत्थर का एक उकेरा गया खेल बोर्ड धौलावीरा से जो प्राप्त हुआ है। लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी मिट्टी की सीटी कनकपुर राजस्थान से जो प्राप्त हुआ है। हड़प्पा वासियों ने वयस्कों, बच्चों और दोनों मनोरंजन के खेल अनेक तैयार किए गए हैं। तो ये कनकपुर राजस्थान से प्राप्त हुआ है। हमारा धौलावीरा से प्राप्त हुआ है जो एक खेल बोर्ड है। जो भार तौलने का कुछ पत्थर है वो जो है धौलावीरा से प्राप्त हुआ है, दोनों धौलावीरा से प्राप्त हुआ। एक छैनी है ये यहाँ पे, और जो कांस्य दर्पण है और एक पक्की टेराकोटा है, ये धौलावीरा से प्राप्त इनके दैनिक उपयोग में होने वाली चीजें हैं, ये आपको याद रखना है। फिर अगर हम देखें तो इनके सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक जो वस्तु है वो इनमें से हमें मिलती है। एक है ये पुरोहित राजा कहा जाता है, यद्यपि यह मालूम नहीं है कि यह प्रतिमा किसकी है, इसलिए इसको पुरोहित राजा कहा जाता है। एक हमें स्वास्तिक, उल्टा स्वास्तिक का जो मुहर है वो दिखाई पड़ता है, और एक शक्तिशाली पशुओं से घिरे हुए जो ये मुहर है ये दिखाई पड़ती है। ये इसके सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक वस्तु के रूप में इसको यूज किया जाता है। कला का जो प्रतीक है, कला का प्रतीक है जो मोहनजोदाड़ो से नर्तकी का एक हमें लघु कांस्य प्रतिमा यहाँ पे मिली हुई है जो कि 10.8 सेंटीमीटर ऊंची है। ये नमस्ते की मुद्रा में बैठे एक पकी
मिट्टी यानी कि टेराकोटा की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। और एक ये जो पात्र है, जो हम कौवे की कहानी अभी भी सुनते हैं, प्यासे कौवे की कहानी इस चित्र में दर्शाया गया है, जिसमें वह पात्र से निचले हिस्से से जल को पीने के लिए एक चतुर तरीका से निकालता है। ये सब जो है हमें लोथल से प्राप्त हुआ है। तो हमें ये बात याद रखनी है कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ये जितने भी डायग्राम हैं, जितना भी यहाँ पे जो चित्र है उसको दर्शाया गया है, एनसीईआरटी की बुक है, आप साइट में जाइएगा, वो बुक आप डाउनलोड करिएगा, या फिर यहाँ पे वीडियो पे पॉज करके आप रुक करके थोड़ा देखिएगा कि कौन सा जो डायग्राम है, कौन सी मुहर, कौन सी जो यहाँ पे पात्र मिले हैं वो कहाँ से मिले गया है, ये और कितना क्वांटिटी में मिला है, ये अब भले याद रखें या ना रखें, ये कहाँ से मिला है और इसका क्या यूज़ होता था। जैसे नर्तकी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको कहाँ से मिली है, कैसे मिली है, ये आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप एक बार एनसीईआरटी का जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे जा कर के देखिएगा, वहाँ पे आपको ये जो है इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको, या फिर इस वीडियो को पॉज करके आप सारे चीज़ों को ध्यान से देखेंगे कि कौन सा चीज़ कहाँ से मिला हुआ है। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका अंत अथवा नई शुरुआत, यानी कि पतन जो हुआ है वो इसका अंत है या फिर नई शुरुआत है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद जो है नगर खाली होने लगे थे, लोग गाँव में लौटे, प्रशासनिक ढांचा जो है वो समाप्त हुआ। इसका मुख्य कारण अलग अलग माना जाता है, लेकिन हम इसका मुख्य कारण ये मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ, वर्षा में कमी आई, सरस्वती नदी का सूखना इसका मेन कारण रहा होगा। युद्ध या आक्रमण के जो प्रमाण है वो हमें नहीं मिलते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि यह एक शांतिपूर्ण सभ्यता थी। आगे क्लास की समरी करते हुए यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि सिंधु, हड़प्पा या सिंधु सरस्वती सभ्यता विश्व के प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। हड़प्पा वासियों ने कुशल जल प्रबंधन, विविध शिल्पों और सक्रिय व्यापार के साथ सुनियोजित नगरों का निर्माण किया है। उपजाऊ कृषि से नगरों को विभिन्न प्रकार की फसलें प्राप्त हुई है। इस सभ्यता की जलवायु संबंधित पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण अंततः ह्रास हो गया। लोग ग्रामीण जीवन शैली की ओर फिर से लौट गए। आगे जो है कुछ क्वेश्चंस के साथ में इन्होंने चैप्टर का एंड किया है। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर देखिएगा। कुछ नहीं समझ आए या नहीं बन पाए, कुछ आप लोगों की क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला हुआ है, ओपन है। कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, या कुछ और बोलना चाहते हैं, या किसी और चीज़ की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप लोगों को एक बार कमेंट जरूर करिएगा। मैं कमेंट में आप सभी का आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो ये रहा हमारा आज का क्लास। आगे आने वाले क्लास और भी मज़ेदार होने वाला है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो करके रखिएगा। मिलते हैं न्यू चैप्टर में, न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।